हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बेल गुरुकुल पर। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे और इस वीडियो में बहुत से चीज़ें आपको नया सीखने को मिलेगा। स्टोरी बेस्ड इंग्लिश में एक फ़ायदा होता है कि आप ये समझ पाते हैं कि कौन सी वोकेबलरी या फिर कौन से सेंटेंस किस कंटेक्स्ट में किस सिचुएशन में यूज किया गया है, उसको आप डायरेक्ट सीख पाते हैं और अपने लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं, जो रटने से काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो स्टोरी बेस्ड इंग्लिश रीडिंग होगी। मैंने आपको बता दिया कि सिचुएशनल जो इंग्लिश होगी, किस सिचुएशन में कैसे बोला जाता है, लिखा जाता है, वो आप समझ पाएंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। वोकेबलरी बिल्डिंग होगी, यहाँ पर बेसिक और मॉडरेट दोनों तरह के वोकैब को कवर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे फाइनेंशियल लर्निंग आपको मिलेगा। आपको ये समझ में आएगा कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसे कमाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे बचाना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है रवीज फर्स्ट पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक क्या होता है उसको समझते हैं। तो एक्चुअली में आपने बचपन में देखा होगा या फिर आपने बचपन में ये प्रैक्टिस किया भी होगा कि जब हमें 1 रुपये 2 रुपये अपने पेरेंट्स से मिलते थे तो हम किसी एक छोटे से जो ऐसे इस तरीके की बॉक्स होती थी, इसमें हम जमा करते जाते थे और हमारी 1-2 रुपये की सेविंग कुछ महीनों में हज़ारों या फिर 100 200 300 रुपये तक सेव हो जाती थी। तो उसी पे यह स्टोरी क्या है, बेस्ड है और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइटल को ही देखते हैं, इसी से कुछ सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रवीज फर्स्ट पिग्गी बैंक। अब यहाँ पे इसमें ना बहुत चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ। पहली बात तो देखिए कि रवि पर अपस्ट्रॉफी एस लगाया गया है। तो जब आप किसी जो सजीव होता है ना, जैसे राम का कमरा, तो आप इसी तरीके से लिखते हैं राम्स रूम। मोहन का बगीचा, तो मोहन्स गार्डन। समझ गए? तो उसी तरीके से लिखा हुआ रवीज फर्स्ट पिग्गी बैंक, इसका मतलब हुआ रवि का पहला पिग्गी बैंक। ठीक है। और ये फर्स्ट जो है ये क्या है, ये ऑर्डर को बताता है, जैसे पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमारी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ रवि वाज अ क्यूरियस 12-year-old बॉय। इसका मतलब ये हुआ कि रवि जो था वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। क्यूरियस का मतलब है जिज्ञासु। मतलब अगर आपको कोई जैसे कोई चीज़ बताता है, अगर आपको भाई बताता है कि भैया जानते हो वहाँ पे ना आज बहुत ज़्यादा पूरी और हलवा बटेगा, तो आप क्यूरियस हो जाते हो कि अच्छा क्या किस किस अवसर पे बटेगा, मतलब आप उसके बारे में जानने के लिए आप बेताब हो जाते हो। तो क्यूरियस का मतलब वही होता है। तो वही कह रहा है कि रवि वाज अ क्यूरियस 12-year-old बॉय, मतलब 12 साल का बच्चा था। ठीक है, लड़का था। अब यहाँ पे दो चीज़ें सीखने वाली है। पहला देखिएगा यहाँ पे लिखा 12-year-old बॉय। तो जब भी आपको इंग्लिश में ऐसा स्ट्रक्चर बनाना हो तो यहाँ पे एक गलती लोग करते हैं, ईयर को कर देते हैं ईयर्स, कि 12 लिखा हुआ 12 साल, तो 12 ईयर्स लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे में लिखा हुआ हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। जब भी आएगा ना तो ये इसके पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, मतलब उसी के लिए आएगा। तो ये हु किसके लिए आया है, ये बॉय के लिए आया है। और हु को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, मीनिंग निकलता है जो। और बॉय जो होता है मतलब उस रिलेटिव प्रोनाउन के जो जस्ट पहले होता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो अगर आपके ग्रामर मजबूत है तो यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी, और अगर ग्रामर नहीं आएगा तो आप सीखेंगे। हर स्टोरी में आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। तो लिखा हुआ हु लव्ड आस्किंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे आप कहते हैं ना कि मुझे सेब खाना पसंद है, तो आप कैसे लिखेंगे, आई लव ईटिंग एप्पल्स। समझ गए? तो लव ये जो लव है ना, लव जो वर्ड यहाँ पे प्यार करने के सेंस में नहीं आया है। लव मतलब उसे वो चीज़ पसंद है। और जब भी लव आता है ना तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो। लव के बाद आगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जैसे यहाँ पे लव्ड आस्किंग लिखा गया है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि आई लव रनिंग, मुझे दौड़ना पसंद है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि हु लव्ड आस्किंग क्वेश्चन।
कहता है कि जो रवि था उसको क्वेश्चन पूछना अच्छा लगता था, उसे पसंद था। तो इस तरीके से बताई गई है, तो समझ गए। आगे लिखा हो वन इवनिंग, मतलब एक शाम की बात है, मतलब जो स्टोरी टेलिंग हो रही है ना उसमें बताया जा रहा है कि एक शाम को क्या हुआ। तो जैसे आपको बताना होगा कि एक सुबह मैंने रीटा से मिला, तो आप कैसे लिखेंगे, वन मॉर्निंग आई मेट रीटा, समझ गए। तो उसी तरीके से लिखा हुआ वन इवनिंग ही सा, मतलब एक शाम ही मतलब किसके लिए, रवि के लिए आया, राइट। तो ही सा उसने देखा, फिर हिज किसके लिए आया है, रवि के लिए ही आया है। तो ही सा हिज फादर, उसने अपने पिता को देखा। और पिता को क्या देखा, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा पुटिंग कॉइन्स इनटू ए स्मॉल स्टील बॉक्स। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको समझाना है, तो पहले हिंदी ही समझा देता हूँ। इसका सेंटेंस का हिंदी ये हुआ कि एक शाम को ही सा हिज फादर, उसने अपने पिता को देखा। पुटिंग मतलब वो काम करते हुए, जैसे मैं कहूँ कि आई सा हिम रनिंग, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। आई सा माई मदर कुकिंग फूड, मैंने अपनी माँ को खाना बनाते देखा। तो यहाँ पे जो ING लगा हुआ है ना, इसका मतलब वो काम करते हुए देखा, समझ गए। तो वही कह रहा है मैंने अपने पिता को देखा क्या करते हुए, पुटिंग कॉइन्स, कॉइन्स आपको पता होगा सिक्का, 1 रुपये 2 रुपये $1 के जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन्स स्टील के होते हैं या फिर आयरन के भी होते हैं, आप समझ रहे हैं ना कॉइन्स क्या होता है। तो कह रहा है पुटिंग कॉइन्स इनटू ए स्मॉल स्टील बॉक्स। तो जो पुट इनटू यहाँ पे समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो वो स्टील बॉक्स एक बॉक्स था जो पिग्गी बैंक था एक्चुअली में, उसमें उसके पिताजी पुटिंग कॉइन्स मतलब सिक्के डाल रहे थे, वो काम को करते देखा, कौन, रवि। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है, इसको समझते हैं। देखिए पुट इनटू मतलब होता है डालना, और पुट इन का मतलब भी डालना होता है, अंतर बताऊंगा, ठीक है। और पुट आउट का मतलब निकालना। जैसे आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ, जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में दूध है, ठीक है। तो दूध को उसमें से आपने एक गिलास निकाला, तो आपने क्या किया, पुट आउट किया, बाल्टी से बाहर कर दिया ना, तो पुट आउट, या फिर आप कह सकते हैं टेक आउट। इतना समझ में आ गया। अब हम बताते हैं कि पुट इन और पुट इनटू में क्या अंतर है। एक्चुअली में ना इसमें कोई खास अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। पुट इन का मतलब है आपने वहाँ पे रख दिया या फिर उसमें ऐड कर दिया या डाल दिया, उस बाल्टी में दूध डाल दिया। लेकिन जब पुट इनटू कहते हैं तो इसका मतलब है कि जो हम काम कर रहे हैं ना उसमें मोशन है। तो जब आप सिक्का को ऊपर से ऐसे डालोगे, ड्रॉप करोगे, तो मोशन में नीचे गिरेगा ना, तो इसलिए पुट इनटू हो गया, राइट, समझ में आया। अगर वो मोशन में नहीं होता, एकदम ऐसे करके हम आराम से रख देते, तब पुट इन होता, समझ गए, इतना समझ में आया। तो वही कह रहा है पुटिंग कॉइन इनटू ए स्मॉल स्टील बॉक्स, इतना समझ में आ गया होगा। अब वो क्या कहता है, कहता है पापा व्हाट इज डैट, कहता है पापा इसमें क्या है, रवि आस्क्ड, तो रवि ने पूछा। अब यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश का बात आपको समझा रहा हूँ, सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा। आप कमरे के अंदर बंद हैं, ठीक है, और आपके दरवाज़ा कोई खटखटाता है, आपको पता नहीं कौन है, कोई पर्सन है, कोई लड़की है, कोई बॉय है, कौन है पता नहीं, राइट। तो आप कहेंगे हु इज इट, आप डायरेक्ट बोलेंगे हु इज इट, इट ही बोलेंगे, क्योंकि आपको नहीं ना पता कुत्ता है या फिर कोई निर्जीव फैक्टर से हो रहा है, तो आप बोलेंगे हु इज इट मतलब कौन है। लेकिन आपको पता है कि वो मनीष है या फिर कोई लड़का है, तब आप कहेंगे कि हु इज डैट या फिर हु इज ही कहेंगे। मनीष तो पता होगा, तब तो आपको पता ही है, क्यों पूछेंगे, आपको पता ही है मनीष। लेकिन आपको पता है कि कोई पर्सन है, तब आप पूछेंगे हु इज डैट। उसी तरीके से यहाँ पर करा है व्हाट इज डैट, व्हाट इज डैट मतलब इसमें क्या है, रवि पूछता है। दिस इज माई पिग्गी बैंक, तो उसके पापा बताते कि दिस इज माई पिग्गी बैंक, यह मेरा पिग्गी बैंक है। मतलब पैसे को यहाँ पे स्टोरेज करने के लिए पिग्गी बैंक, छोटे से बॉक्स होता है उसको यूज किया जाता है। अब दिस का यूज करते हैं नज़दीक में कोई चीज़ रहता है उसको बताने के लिए। जैसे कोई पूछता है कि ये क्या है, तो मैं बोलूँगा दिस इज माई पेन। अगर वहाँ पे दूर में रखा हुआ कोई चीज़ है तो मैं बोलूँगा डैट इज माई बाइसिकल, मतलब दूर में रहेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है दिस इज माई पिग्गी बैंक, क्योंकि उसके पापा हाथ में ही लिए होंगे ना जब सिक्के को उसमें ड्रॉप कर रहे होंगे। तो कहता है हिज फादर स्माइल्ड, तो उसके पिता मुस्कुराए, ठीक है। देखिएगा पास्ट में है, V2 है तो स्माइल्ड।
आई सेव अ स्मॉल कॉइन्स एवरी डे। अब वो कहते हैं कि आई सेव, मैं इसमें सेव करता हूँ, अ स्मॉल कॉइन्स एवरी डे, प्रत्येक दिन इसमें मैं कॉइन को सेव करता हूँ, मतलब डालता हूँ। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर से देखिएगा यहाँ यहाँ पे अपस्ट्रॉफी लगाया गया है। तो मैंने आपको बताया था 3-4 केसेस होते हैं अपस्ट्रॉफी के, राइट। लेकिन अगर कोई सजीव है, लिविंग थिंग्स है, उसको संबंध बताना होता है, उससे रिलेशन बताना होता है, तब हम अपस्ट्रॉफी ये वाला लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रवि की आंखें के बारे में बताना था, तो हमने लिख दिया रवीज आईज, है ना, रवि की आंखें। स्पार्कल्ड मतलब चमक उठी, चमका। जैसे आपको कोई चीज़ अचानक से पता चलता है तो आप आश्चर्य हो जाते हैं ना, शॉक हो जाते हैं, तो वही कह रहे हैं रवीज आईज स्पार्कल्ड, तो रवि की आंखें चमकी थी। पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा को सेव कर रहे हैं, कॉइन्स को। अब कहता है कैन आई हैव अ पिग्गी बैंक टू। अब वहाँ पे जो रवि है ना, वो पूछता है कि कैन आई हैव अ पिग्गी बैंक टू, क्या मैं भी पिग्गी बैंक रख सकता हूँ, या फिर मुझे भी मिल सकता है। यहाँ पे जो हैव है ना, ये पजेशन के लिए आया, अधिकार के लिए। जैसे आप अपने पिता से कुछ मांगते हैं तो कह सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आप मुझे साइकिल दिलवा देंगे, मेरे भी साइकिल होगा, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं कि कैन आई हैव अ न्यू बाइसिकल पापा, ऐसे करके, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे बोल रहा है कैन आई हैव अ पिगी बैंक टू, समझ गए। तो उसके पिता कहते हैं ऑफ कोर्स, मतलब हाँ क्यों नहीं, है ना, इस तरीके से सेड हिज फादर, उसके पिताजी ऐसा रिप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ वट यू मस्ट प्रोमिस। अब यहाँ पे उसके पापा कहते हैं हाँ हाँ जरूर दिवा दूंगा, तुमको दिला दूंगा एक पिगी बैंक, लेकिन बट यू मस्ट प्रोमिस। मस्ट हम यूज तब करते हैं जब कोई काम कब कंपल्सन दिखाना हो, जैसे कोई ज़रूरी काम हो जो कि करवाना ही हो। जैसे कहें कि यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, आपको सड़क के नियम पालन करना चाहिए, नहीं करोगे तो ऊपर जाओगे, है ना, लग जाएगा ठोकर। तो वही कह रहा है यू मस्ट प्रोमिस, तुम्हें वादा करना चाहिए, तुम्हें वादा करना है किस चीज़ के लिए, टू सेव। टू प्लस V1 लगा के हम पर्पस को बताते हैं, समझ गए। तो कह रहा है टू सेव मतलब बचाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, समथिंग इन इट, कहता है इसमें कुछ कलेक्ट करने के लिए, कुछ बचाने के लिए, एवरी डे हर दिन कुछ ना कुछ तुमको भी पिग्गी बैंक में डालना होगा, ऐसा बताते हैं। रवि नोडेड, नोडेड ये होता है, ठीक है। जैसे आपके पापा कुछ बोले तो आप हाँ में ऐसे सर को डुलाते हैं ना, मुंडी को, तो वही है रवि नोडेड विथ एक्साइटमेंट। तो रवि ने उत्साह से बोला हाँ जरूर करूँगा पापा, ऐसा उसने। एक्साइटमेंट क्या होता है, कोई भी चीज़ को जानने की या फिर करने की एक्सट्रीम जो डिजायर होती है ना, कि हाँ मतलब क्या होगा इसके बाद क्या होगा, इच्छा जो होती है, एक्सट्रीम डिजायर, उसी को बोलते हैं एक्साइटमेंट किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो कहता है डैट वीकेंड, कहता है उस वीकेंड, वीकेंड आपको पता होगा वीक के लास्ट जो डेज होते हैं, सैटरडे संडे को वीकेंड बोला जाता है। अब डैट वीकेंड मतलब क्या हुआ कि उस वीकेंड, है ना, जब हम पास्ट में बता रहे हैं, जैसे आपको कोई गीता मिली थी, है ना, उस पार्टी में, तो आप कैसे कहेंगे, अच्छा उस रात गीता मुझे पार्टी में मिली थी, तो डैट नाइट, है ना, आई मेट गीता, ठीक है। डैट नाइट उस रात को, अगर बताना हो इस रात को तो बोलेंगे दिस नाइट, राइट। तो यहाँ पे लिखा दिस वीकेंड हिज फादर गिफ्टेड हिम अ ब्लू प्लास्टिक पिग्गी बैंक। तो कहते हैं उस वीकेंड में उसके जो पापा थे उसको गिफ्टेड, गिफ्ट मतलब दो चीज़ें होती है, याद रखिएगा। गिफ्ट एक तो होता है जो हम किसी को देते हैं, तो वो नाउन हो गया, और गिफ्ट देने का प्रोसेस तो वर्ब भी होता है, तो यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया गया है। हिज फादर गिफ्टेड मतलब उसके पिताजी गिफ्ट किए, उपहार दिए, हिम अ ब्लू प्लास्टिक पिग्गी बैंक, मतलब उसको एक ब्लू प्लास्टिक का पिग्गी बैंक किसको दिए, रवि को दिए। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा उसके पिताजी दिए, तो अब रवि क्या कर रहा है कि एक एक कॉइन को उसमें सेव कर रहा है। आपने भी बचपन में किया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते आगे क्या हुआ। कहता रवि स्टार्टेड पुटिंग। अब देखिएगा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद जब स्टार्टेड होता है तो इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो रवि स्टार्टेड पुटिंग हीज लेफ्ट ओवर लंच मनी। अब इस चीज़ को समझिएगा, अच्छे से समझाऊंगा।
पहले हिंदी समझ लेते हैं। तो कहता है कि रवि ने स्टार्ट कर दिया, शुरू किया। पुटिंग मतलब डालना शुरू किया। हीज लेफ्ट ओवर मच लंच मनी। लेफ्ट ओवर मतलब क्या होता है समझिए। लेफ्ट ओवर होता है जो जो चीज़ें बच जाती है आखिर में। जैसे आप खाना खा रहे हैं, मील है ना, भोजन खा रहे हैं, आप भोजन ले रहे हैं, तो आपको प्लेट के अंदर थोड़ी सी चीज़ें बच गई तो उसे बोल देंगे लेफ्ट ओवर मील या लेफ्ट ओवर फूड। तो उसे हम किसी को दे देंगे या फिर फेंक देते हैं, राइट। तो लेफ्ट ओवर मतलब बचा खुचा। तो वही कह रहा है कि हीज लेफ्ट ओवर लंच मनी। तो लंच में मनी के लिए जो लंच मनी मिलता था पेरेंट्स से, जो पैसे मिलते थे लंच में यूज करने के लिए, उससे कुछ पैसे बच जाते थे, उसको उस पिग्गी बैंक में वो सेव करने लगा, राइट। एंड स्मॉल कॉइन्स इनटू ईट डेली। और छोटे छोटे देखिए फिर से इनटू आया है ना, तो उसी प्रोसेस को बता रहा है। जब ड्रॉप करेगा तो ऊपर से मोशन में गिरेगा ना, तो वही कह रहा है कॉइन इनटू ईट डेली, मतलब रोज वो भी सेव करने लगा। आगे लिखा हुआ एवरी टाइम ही ड्रॉप्ड अ कॉइन। तो हर समय जब वो ड्रॉप करता कॉइन को, ड्रॉप करना मतलब ऐसे जैसे आप छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा ना, ड्रॉप करना उसको बोलते हैं। तो कहता है ही ड्रॉप्ड अ कॉइन, ही फेल्ट प्राउड। और आपको भी बहुत प्राउड महसूस होता होगा, कोई भी अगर आप पैसा खुद से अर्न करते हैं और बचाते हैं और देखते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, तो आपको भी प्राउड महसूस होता है, राइट। तो वही कहता है कि जब भी वो एक पैसे एक कॉइन को उस पिग्गी बैंक में डालता ना, ही फेल्ट प्राउड, तो उसे बहुत गर्व महसूस होता। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे वह ये जो फेल्ट है ना, फील का सेकंड फॉर्म है, राइट। तो अगर कहना कि वह अच्छा महसूस कर रहा है तो कैसे कहिएगा, ही इज़ फीलिंग गुड। तो ये जो फील है ना, ये वर्ब है, फिर भी इसके बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव आता है, यही बता रहा था। हर वर्ब के बाद आना होता है तो एडवर्ब आता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव आता है। तो देखिए फील्ड के बाद डायरेक्ट आया ना प्राउड एडजेक्टिव। आगे लिखा वीक्स पास्ड। कहता है कि हफ्ते बीतते गए, मतलब हफ्ते जो थे ना वो एक पर एक हफ्ते निकलते गए निकलते गए। आपको कहना कि महीनों बीत गए जब से वह मिली, तो आप ऐसे बोलेंगे ना कि मंथ पास्ड। मंथ्स में एस लगाएंगे, यहाँ पे एस लगेगा, राइट। तो वही कह रहा है कि वीक पास्ड मतलब हफ्ते बीते। एंड द पिगी बैंक बेगान टू फील हैवी। और जैसे जैसे उसमें कॉइन जाता गया तो वो भारी होता गया, मतलब उसमें वो हैवी होता गया। कहता वन डे रवीज फ्रेंड। अब देखिएगा यहाँ पे फिर से अपस्ट्रॉफी यूज हुआ है। तो आपको जो भी कंसेप्ट बार बार आएगा ना, मैं आपको जल्दी में एक बार उसको बोल के रिवीजन करा दूंगा, तो आपको ग्रामर भी रिवाइज होते जाएगा। तो कहता वन डे रवीज फ्रेंड ऑफर्ड हिम अ चॉकलेट इन एक्सचेंज फॉर ए कॉइन। अब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत मस्त बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। कहता एक दिन रवि का जो दोस्त था ऑफर्ड किया, मतलब उसको ऑफर दिया, किसको, हिम। हिम मतलब रवि को, कि एक चॉकलेट दूंगा, क्वाइन को एक्सचेंज कर लो। तो यहाँ पे एक ऑफर बताऊंगा और एक्सचेंज, दो चीज़ें समझाऊंगा। तो चलो समझ लेते हैं, पहले एक्सचेंज को समझ लेते हैं। तो जैसे आप मार्केट गए, राइट, और मार्केट से आप कोई शर्ट या जीन्स खरीद कर लाए और आपको पसंद नहीं आया, आप फिर से दुकानदार के पास गए और बोले कि ये मुझे पसंद नहीं आया, मुझे दूसरा दे दो, मतलब दूसरा शर्ट दे दो या फिर दूसरा जीन्स दे दो। तो उसे बोलते हैं एक्सचेंज करना, नहीं उसे बोलते हैं चेंज करना, राइट। रुकिए एक मिनट समझिए। तो आपने जीन्स खरीदा था और जीन्स ही दोबारा से आप मांग रहे हैं, तो उसे बोलते हैं चेंज करना। और जब आप जीन्स लेकर गए थे और आप दोबारा से दूसरा चीज़ मांग रहे हैं, जैसे कोई शर्ट या फिर कोई फ्रूट्स मांग रहे हैं या फिर कोई सर्विस मांग रहे हैं, वो चीज़ें नहीं जो पहले था, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज करना, राइट। तो वही चीज़ें देखिएगा यहाँ पे चॉकलेट से बोल रहा है कि कॉइन को एक्सचेंज करोगी, मतलब उसका दोस्त बोला ना कि जो तुम कॉइन रखे हो, कॉइन मुझे दे दो, मैं तुमको चॉकलेट दे दूंगा। ऐसे उसको बोला, ऑफर दिया, फुसलाया। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है। कहता ही वाज टेम्प्ड। तो वो टेम्प्ड हो गया। टेम्प्ट मतलब मुंह में पानी आ जाता है, जैसे आप कहीं जाते हैं या फिर आप ललच जाते हैं, ललचना होता है, ठीक है, लिखा हुआ भी है। तो क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ देखते हैं और आपको लगता है कि काश मैं ये ले लूँ, पैसा है 10 रुपया, ये ले लूँ, ऐसा बचपन में लगता था ना, तो उसी को बोलते हैं टेम्प्ड होना,
मुंह में पानी आना। तो कहता ही वाज टेम्प्ड, तो उसका दोस्त ऐसा बोला तो वो टेम्प्ड हो गया, ललच गया। बट देन, तभी, लेकिन तभी ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, हीज गोल, कहता उसका गोल क्या था। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो आपका एक गोल होता है, जैसे आप बोर्ड की तैयारी करते हैं तो आपका गोल था 90% मार्क्स लाना, या फिर फर्स्ट डिवीज़न लाना, या ग्रेड ए लाना, ऐसा कोई गोल होता है। गोल मतलब लक्ष्य, टारगेट, ठीक है। तो ही रिमेम्बर्ड हिज गोल, तो उसका गोल था कि पैसे जमा करूँगा, एक किताब खरीदूँगा, आगे लिखा हुआ है राइट। तो लिखा टू बाई, मैंने बताया था 2+V1 से पर्पस बताते हैं, तो क्या काम था, टू बाई खरीदना, अ बुक अबाउट प्लानेट्स, जो प्लानेट के बारे में किताब होगा, ऑन प्लानेट्स, प्लानेट के बारे में किताब होगा, वो उसको खरीदना उसका टारगेट था, राइट। कहता ही स्माइल्ड एंड सेड, तो वो मुस्कुराया और कहा अपने दोस्त को, नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। अब यहाँ पे एक चीज़ सिखाऊंगा, अगर आपको कोई चीज़ ऑफ़र करता है, कोई पानी या बिस्किट आपको देता है स्ट्रेंजर, तो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप बोलेंगे नो थैंक यू। अगर आप लेना चाहते हैं तो बोलिएगा यस प्लीज़, मतलब हाँ लेंगे, दीजिए कृपया दीजिए, है ना, इस तरीके से बोला जाता है। तो अगर आपको यस बोलना होगा तो बोलेंगे यस प्लीज़, और अगर नो बोलना होगा तो बोलेंगे नो थैंक यू, ठीक है। तो अब देख रहे हैं किस सिचुएशन में कैसे बोला जाएगा, आप इसी तरीके से स्टोरी से ही सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसे रट लीजिएगा तो वहाँ पे दिक्कत होती है। तो मैं आपको हर दिन स्टोरी लेकर आऊँगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो, और भर भर के यहाँ पे नॉलेज मिलेगी, ठीक है। कहता आफ्टर 3 मंथ्स, देखिएगा मंथ में एस लगाया हुआ है, तो जब भी आपको इस तरीके से बताना होगा 3 महीने बाद मैं पटना गया, मान लीजिए ऐसा कहना है, तो बोलेंगे आफ्टर 3 मंथ्स आई वेंट टू पटना, आफ्टर 3 मंथ्स आई वेंट टू पटना। तो कहता 3 महीने बाद रवि ओपेंड हिज पिग्गी बैंक, तो 3 महीने बाद रवि ने क्या किया, ओपेंड किया अपने पिग्गी बैंक को। देखिएगा यहाँ पे V2 लिखा हुआ, मतलब पास्ट में बताने के लिए वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं। कहता है ही मतलब कौन, रवि। ही हैड कलेक्टेड, मतलब उसने कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट मतलब संग्रह कर लिया, एकत्रित कर लिया, रेस 580, तो उसने कितने पैसे, 580 रुपये क्या कर लिए, जमा कर लिए। अब आगे में लिखा विथ हिज फादर, अगर आपको बताना हो कि मैं अपने पिता के साथ बाज़ार गया, राइट, और इसको आर्टिस्टिक स्टाइल में बताना हो, मतलब बढ़िया राइटिंग में बताना हो, बढ़िया इंग्लिश में बताना हो, तो आप कैसे बताओगे, पहले यही लिख दोगे विथ माय फादर आई वेंट टू मार्केट, समझ गए। तो ये इंग्लिश लिखने का स्टाइल है, ठीक है। अलग तरीके से मतलब अलग तरीके से लिखने का स्टाइल, इम्प्रेसिव स्टाइल, तो वही कर विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ ही वेंट टू द बुक स्टोर, तो कहाँ गया, बुक स्टोर पे गया, जहाँ किताबें बिकती है उसको बोलते हैं बुक स्टोर, राइट। बहुत इजी है ये सब, है ना। एंड बाउट, और ख़रीदा द बुक। अब बुक के पहले द क्यों लगा, ये क्यों नहीं लगा, कमेंट करके अभी बताइए, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चलिए मैं बता देता हूँ। अब अगर आता है तो कमेंट करिए, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ये द बुक क्यों लगा, तो समझिएगा, जब कोई नाउन के बारे में स्पीकर और लिसनर, मतलब जो बता रहा है और जो सुन रहा है, दोनों को पता हो तब द लगाते हैं, मतलब वो खास हो जाता है। तो बताइए इस किताब के बारे में इसी कहानी में चर्चा हुआ है ना, नहीं हुआ है। वो वही गोल जो बोला था कि उसको याद आया कि उसका गोल है एक किताब खरीदने के लिए प्लानेट के बारे में, तो पता चल गया ना, जो कहानी कह रहा है उसको भी और जो सुन रहा है उसको भी कि अच्छा किस किताब की बात हो रही है, इसीलिए द लगा, ठीक है। तो जब कोई खास बन गया, अब खास बन गया ना, तो द लगा। लेकिन पहली बार जब हम किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ए लगेगा, देखिएगा उसके वहाँ पे ए लगा हुआ होगा, देखिए लगा हुआ है ना। तो मस्ट कंसेप्ट मैंने बताया, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि राधा एक लड़की है, मैंने उसको कल मिला, तो मैं कैसे लिखूँगा, राधा एक लड़की है तो क्या बोलूँगा, राधा इज़ अ गर्ल आई मेट, मैंने उस लड़की से कल मिला, ऐसा कुछ रहेगा। जैसे देखिए फिर से बता, तो जैसे रहेगा राधा एक लड़की है, मैंने उस लड़की से कल मिला, तो मैं कैसे लिखूँगा, राधा इज़ ए गर्ल। देखिए अभी नहीं पता किस लड़की की बात, तो ये लगा दूँगा। अब जब पता हो गया कि राधा की बात हो रही है, तो अगला सेंटेंस में ये नहीं लगाऊंगा, द लगाऊंगा। जैसे मैं बोलूँगा आई मेट द गर्ल यस्टरडे,
है ना, मैंने उस लड़की से कल मिला, समझ गए। तो जब नाउन का पता चल जाता है तब द लगाते हैं। चलिए हो गया। अब आगे लिखा ही हैड ड्रीम्ड ऑफ, कहता है कि वो बुक स्टोर के पास गया जिसका उसने सपना देखा था। अब यहाँ पे मैं आपको दो बात समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रीम जो वर्ब है ना, इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ये बिल्कुल सेटिंग में है, एकदम फिक्स है, याद कर लेना, ठीक है। अब जो ये ड्रीम्ड लिखा हुआ है ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है, राइट। तो ये दोनों होता है, कभी कभी ड्रीम्ड भी लिखा होगा, कभी कभी ड्रीम्ड भी लिखा रहेगा, DREAMT लिखा रहेगा, समझ गए। तो याद रखना, वो भी गलत नहीं होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे देखिएगा, अब वो बुक स्टोर पे गया, किताब ले लिया, है ना रवि, अपने पिता के साथ, ठीक है। अब आगे चलते, तो आगे क्या था, हाँ यहाँ पे था। अब कहता डैट नाइट, अब देखिए उस रात, कहानी पहले घटित हो गई ना, घटना घट गई, इसलिए यहाँ पे लिखा गया डैट नाइट, मतलब उस रात को। रवि लुक्ड एट द स्टार्स एंड विस्पर्ड सेविंग इज मैजिक। यहाँ भी अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। कहता रवि लुक्ड एट द स्टार, रवि जो था वह स्टार को गौर से देखा। आपको भी कोई चीज़ मिलता है तो आप ऐसे आकाश में देखते हो ना स्टार को, तो स्टार को देखा, लुक्ड एट मतलब गौर से कोई चीज़, अटेंशन से, ध्यान से देखते हैं ना, तभी लुक एट यूज करते हैं। मैं लुक का बहुत सारे वेरिएशन अभी बताऊंगा, सब्र तो करो, ठीक है। तो लुक एट द स्टार्स, तो स्टार्स को देखा, तारों को देखा। एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे से बोलना ऐसे, हे भगवान आपने मुझे इतना कुछ दिया, ऐसे इस तरीके से फुसफुसाया। तो कहता है विस्पर्ड, धीरे से कहा, सेविंग इज मैजिक, मतलब जो सेविंग करना है, जो पैसे सेव करना, ये एक जादू है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझाता हूँ, ये देख रहे हैं लिखा हुआ सेविंग इज मैजिक, तो वर्ब की ING फॉर्म से भी बनाया जाता है सेंटेंस को, इसे बोलते हैं जेरंड, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि नाचना फन है, तो कैसे बोलूँगा, डांसिंग इज फन। मैं बोलूँगा कि लिखना एक कला है, तो राइटिंग इज एन आर्ट, समझ गए। तो ऐसे यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने लुक का 3-4 लिया है, बाकी होता बहुत सा है, 6-7 होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको 3-4 यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो लुक फॉर समथिंग मतलब होता है आशा रखना या तलाश में होना। अगर कहते हो आप कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो इसका मतलब हो मैं एक जॉब की तलाश में हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने, अच्छा यहाँ पे बी, अच्छा दूसरा एग्जांपल वही है ना, कोई अलग नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब, हम लोग जॉब की तलाश में हैं। तो लुक फॉर समथिंग, समथिंग मतलब कोई निर्जीव चीज़, ठीक है। तो अगर हम ऐसा लिखते लुक फॉर समथिंग, मतलब होता है समथिंग का आशा रखना, समथिंग की तलाश में होना, राइट। अगला है लुक आफ्टर, इसका मैं मीनिंग नहीं लिखा हूँ, बस मैं आपको समझा देता हूँ। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। जैसे माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, तो आप कैसे बनाएंगे, मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रेन, राइट। आगे लिखा लुक इनटू, लुक इनटू मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो जैसा आप कहते हैं कि CID इस केस की जांच पड़ताल कर रही है, तो आप कहेंगे द CID है ना, तो आप कहेंगे CID इज लुकिंग इनटू दिस केस, इस केस था ना, तो इस केस की जांच पड़ताल कर रही है, तो लुकिंग इनटू दिस केस। लुक आउट, लुक आउट का मतलब खोजना होता है। जैसे आप अपने किताब को खोज रहे हैं, आप अपने चाबी को खोज रहे हैं, बाइक की चाबी भूल गई तो उसको खोज रहे हैं। जैसे आप कोई वर्ड डिक्शनरी में खोज रहे हैं, तब आप लुक आउट यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे आप कोई किताब खोज रहे हैं, तो कहेंगे आई एम लुकिंग आउट दैट बुक, या फिर आई एम लुकिंग आउट अ बुक, राइट, इस तरीके से। अभी और होता है, ठीक है, लुक ऑन होता है, लुक डाउन होता है, लुक अपॉन होता है। तो अब यहाँ पे अब क्यूज की ओर आ जाते हैं। हमने बहुत सीख लिया छोटे से वीडियो में, अब क्यूज पर आते हैं। तो कह रहा है व्हाट डिड रवि सी द फादर डूइंग, कहता है रवि ने अपने पिता को क्या करते देखा, तो किताब पढ़ते देखा, राइट, गलत। पुटिंग कॉइन्स इनटू ए बॉक्स, यही तो है, बॉक्स में सिक्के को डालते देखा था, तभी तो बोला कि पापा हमको भी मिलेगा एक पिगी बैंक, समझ गए। तो ये हुआ। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे।
क्योंकि मैंने इतना समझाया, तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अगला वीडियो मैं लेकर आ जाऊंगा, इसी तरीके से बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगा, लेवल को धीरे धीरे अप करता जाऊँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट डिड रवि लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो रवि जो था एक्सपीरियंस से क्या सीखा, तो बताइएगा। जब उसने सिक्के को उसमें डाला पिगी बैंक में, तो क्या सीखा, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ था, है ना। हिंट दे दिया आपको, ठीक है। चलिए कौन सा आंसर होगा, हिंट मैंने दे दिया, ठीक है। लिखा हुआ था सेविंग इज मैजिक। बस, अभी इतना से ज़्यादा हिंट नहीं, कमेंट करिए, राइट। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो बेल गुरुकुल को ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट में भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।